मेरा नाम है कुमार। जैसा कि हम आरडब्ल्यूए की जीएस सुधा जो कि एक थ्योरी बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, तो मैंने 2 क्लासेस आपको दे दी हैं, ये तीसरी क्लास है। माफ़ी मांगता हूँ कि क्लास थोड़ी डिले हुई, कोई टेक्निकल इशू था जिसके कारण ये डिले हुई है, ठीक है? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मोहनजोदाड़ो के बारे में बता दिया था, कालीबंगा के बारे में बता दिया था, किसने इसकी खोज करी है और क्या-क्या चीज़ें मिली है, ये सब मैंने बता दिया था। अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे इनकी लिपि के बारे में कि भाई देखो कि हड़प्पा सभ्यता की क्या लिपि थी, किसने खोजा, क्या वो पढ़ी गई है या फिर उसको आज तक किसी ने पढ़ा भी नहीं है, तो इसके बारे में हम आज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे मैं पढ़ाने का तरीका है कि आप एक कॉपी अपने पास रखोगे, जो मैंने एक नोटबुक बनवा रखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें नोट डाउन हो जानी चाहिए और देन उसके बाद आप उसको रिवीजन करना, बहुत रहेगा उतना आपके एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक है हड़प्पा की लिपि। तो देखो, हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना जो नमूना है ना वो 1853 में मिला था हमें। कब मिला था? 1853 में। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था, देखो कितना, कब ये मिला कब था? 1853 में, और पढ़ने का प्रयास लगभग बताऊं तो 67 साल बाद। इतना डिले दशक में किसने कोशिश करी? ये L.A. वेडन ने किया था। ठीक है, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण रूप से सफलता हमें नहीं मिली है। ठीक है, तो हम इसलिए इस लिपि को क्या कह सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ये लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है। तो अपनी कॉपी में इसको लिख लो कि ये लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, दाई ओर से बाई ओर जाती, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लिपि कहाँ से जाती है भाई? दाएं से बायां जाता है। ठीक है, और पद्धति को हम क्या कहते हैं? इसको कहेंगे बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसकी कुछ कुछ जीवन की दशाएं भी है। सबसे पहले इसकी राजनीतिक दशा देखते हैं कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक संगठन का एक कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, क्योंकि इसकी लिपि हमने पढ़ी ही नहीं है। इसके बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। तो सबसे पहले कुछ इतिहासकारों के मतों को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस काल में लोगों को वाणिज्यिक और व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः हड़प्पा की जो शासन व्यवस्था थी वो व्यापारी वर्ग यानी कि वर्णिक वर्ग के हाथों में थी। ठीक है, तो देखो, इस इतिहासकारों ने क्या बोला कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके ऊपर ज्यादा आश्रित थी? तो वो थी वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और व्यापार, ट्रेड। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ज्यादा आश्रित मानी जाती है। और एसएससी के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आप किस पे ज्यादा आश्रित थी, तो आप कहोगे वो वाणिज्य और व्यापार, साथ में कृषि और ऐड कर देते हैं, तो एक आंसर बन जाएगा प्रॉपर। तो और इतिहासकारों ने क्या कहा? वहीं कुछ इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विस्तार तथा कुछ सुनियोजित नगरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग का एक प्रभाव है। ठीक है, वहीं A.L. बाशम ने कहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं वो प्राकृत को धर्मतंत्रीय एवं इसके पुरोहित वर्गों का प्रभाव माना जाता है। तो देखो, इस पूरे पैराग्राफ में आपको याद करने की क्या जरूरत है? पूरा आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, बस ये याद रखना कि ये किस पे ज्यादा निर्भर थी। ये व्यापार, वाणिज्य और व्यापार पे ज्यादा निर्भर थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। वहीं एक और इतिहासकार आए जिनका नाम था पिगनट। पिगनट ने क्या बोला? पिगनट ने सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था को अत्यंत क्या बोला उन्होंने? केंद्रीकृत साम्राज्य माना, जो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित थी। हंटर के अनुसार, ये भी हंटर भी एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था राज्य तंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, वहीं व्हीलर जो इतिहासकार है उन्होंने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन में मध्य वर्गीय जनतंत्रीय शासन व्यवस्था एक धर्म की महत्वता थी। ठीक है, वहीं अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक दृष्टि, ये अब देखो जो मैंने अपने बोला था ना शुरू में कि एक एसएससी में क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने अभी अंडरलाइन भी कर रखा है इसे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या जिससे हड़प्पा सभ्यता के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण, ये महत्वपूर्ण है, कृषि और व्यापार था। ठीक है, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से संचित कृषि, पशुपालन, समृद्धि, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आश्रित थी। यह व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? वस्तु विनिमय। अब यहाँ पे आया है कि ये वस्तु विनिमय क्या होता है। एक्चुअली देखो, वस्तु विनिमय एक टाइप की प्रणाली होती है जिसके अंदर आप व्यापार करते हैं, वस्तु ए को देंगे और वस्तु बी को लेंगे। मुद्रा का कोई रोल नहीं होता। किसका? मुद्रा का कोई रोल नहीं होता, ना ही किसी टाइप की, चाहे तो कागजी या सोने, किसी टाइप की कोई मुद्रा का मोल नहीं होता। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। आ गया ना, किस पे क्या प्रधान थी? व्यापार प्रधान थी। लेकिन
अर्थव्यवस्था एक आजीविका मुख्य आधार कृषि ही था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध शुष्क क्षेत्र में था। इस सभ्यता का उर्वरता का प्रमुख कारण प्रति वर्ष सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ को माना जाता है। अब देखो, बाढ़ आने से आप बोलोगे भैया कैसे फायदा होगा? देखो बताता हूँ। मान लेते हैं ये वो सभ्यता है, ये सिंधु नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ बाढ़ आई तो बाढ़ का जो पानी था वो इनमें भर गया, इन इलाकों में। बट बाढ़ के साथ देखो, ये बात सच है कि बाढ़ विनाश लाती है, बट बाढ़ के साथ एक महत्वपूर्ण चीज आती है, आपकी उर्वरक वाली मिट्टी। ये मिट्टी जो पुरानी मिट्टी थी ये बह गई और एक नई उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे जम गई और इसके ऊपर खेती की जा सकती है बहुत अच्छे प्रकार से। तो आप कह सकते हो कि ये जो सभ्यता थी ना, बाढ़ जैसी चीजों पर एक तरह से निर्भर थी। बाढ़ आना माना जाता था जिससे इनकी कृषि अच्छी होती थी। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एक अन्य नगर से प्राप्त अन्नागार के साक्ष्य मिल कृषि की विकसित अर्थव्यवस्था में इंगित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला? मोहन के घर से अन्नागार के साक्ष्य मिले, यानी मोहन के घर से अन्न मिला, बस इतना याद कर लो। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन बता देता हूँ कि अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप क्या बोलोगे? मोहन के घर से, मोहनजोदाड़ो के घर से इंकित हुए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का विस्तार व्यापार केवल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र तक सीमित नहीं था, अपितु मध्य एशिया, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में दो तीन सभ्यता और चल रही थी। उसमें से एक थी मिस्र, ठीक है, दूसरी ही मेसोपोटामिया, एक विस्तृत था। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मिस्र और मेसोपोटामिया इनके साथ व्यापार करती थी। माना जाता है कि व्यापार की स्थिति सिंधु घाटी के सभ्यता मेसोपोटामिया के मध्य उन्नत व्यवस्था में थी। मेसोपोटामिया के मेलुहा, दिलमुना तथा मगन के अच्छे व्यापार इनके साथ संबंध थे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना भाई, ये आप कॉपी में नोट कर लो। सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो मेलुहा है। ठीक है, तो इसे लिख लेना आप लोग। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कि गेहूं, जो को क्या बोला गया है? जो को यहाँ पे यव बोला गया है। ठीक है। राई, मटर, तिल, कपास इत्यादि की खेती किया करते थे। तो यहाँ पे याद करने वाले मुख्य बिंदु क्या है? ये दो याद कर लेना कि उस समय गेहूं और जौ की ज्यादा खेती होती थी। ठीक है। नोट, इस सभ्यता में जो रागी है, जो ईख ईख यानी जो गन्ना है, वो ये सभ्यता परिचित नहीं थी आपकी। तो इसको लिख लो, क्योंकि तो इन सबसे तो ये परिचित थे, इन सब चीजों से। बट एक रागी, एक ईख या जिसे गन्ना कहते हैं, उनसे ये सभ्यता परिचित नहीं थी। ठीक है भाई। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। इसलिए यूनानियों ने इसे हिंडन या हिंडोन, जिसका उत्पत्ति सिंध से हुई हो, का नाम दिया। ठीक है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख जो खादान है, खादान का मतलब है खाना है, वो गेहूं और जो को मैंने बताया, जो को क्या बोला गया है? यव बोला गया है। ठीक है। माना जाता है कि गेहूं एवं यव का प्रसार पश्चिमी एशिया से हुआ था। हड़प्पा में कोई हल अथवा फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ। स्वतः इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग किया करते होंगे। ठीक है भाई। वही हड़प्पा सभ्यता में कृषि संबंधित कार्य, फसल काटना हेतु संभवतः पत्थर के हस्तियों हस्तियों का मतलब यहाँ पे हंसियों हंसियों का प्रयोग, यानी पत्थरों के औजारों से वो फसल काटा करते होंगे। ठीक है। वहीं अब आगे देखते हैं, इसके आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि की जो उन्नत साथ साथ पशुपालन का विकास हुआ था। कृषि संबंधी कार्यों, व्यापार, परिवहन, पशुओं को एक भूमिका, इन पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय, हाथी इत्यादि प्रमुख थे। बट देखो यहाँ पे एक जानवर का नाम इन्होंने लिया ही नहीं, इन लोगों ने शेर का नाम नहीं लिया। तो अगर मैं बोलूं क्या सिंधु घाटी सभ्यता शेर से परिचित थी, तो आप बोलोगे भैया नहीं परिचित थी, यहाँ पे तो नाम ही नहीं लिखा पड़ा। पर मैं बोलूं क्या गाय से परिचित थी? जी हाँ, लिखा हुआ है। हाथी से है, बकरी से है, और एक कुबड़ वाला बैल से है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आगे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला बैल अपना विशेष महत्व रखता है। इस लाइन को पूरा कॉपी पेस्ट कर देना उस कॉपी में जो मैंने बनवा रहा हूं आपकी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा, या जो कहां पर स्थित है? गुजरात में ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बोलोगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ कि घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो आप बोलोगे वो मिले हैं सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोह और तलवार से परिचित नहीं थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो लोग हैं, क्या ये लोह और तलवार से परिचित थे ये लोग? तो आप बोलोगे भैया नहीं है ये परिचित। ठीक है। क्या शेर से परिचित थे? आप बोलोगे भैया नहीं। क्या ईख से परिचित थे? तो बोलोगे नहीं। ठीक है।
अब आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत माप तोल का प्रचलन था। इसकी जो इकाई वो 16 अनुपात में थी। इसके बांट दशमलव पद्धति पर आधारित है। सबसे अधिक प्रचलित बांट 16 मान का होता था। ठीक है। अब सामाजिक दशा भी देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आर्थिक दशा थी। अब सामाजिक दशा के अंदर क्या आता है? हड़प्पा कालीन समाज की इकाई परंपरागत रूप से परिवार को माना जाता है। मोहरों पर अंकित चित्र मातृ देवी की पूजा से यह ज्ञात होता है कि संभवतः हड़प्पा कालीन कैसा समाज था? एक मातृ सत्तात्मक समाज था। देखो, समाज होता है दो प्रकार के यहाँ पे। एक होता है पितृ सत्तात्मक, एक होता है मातृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक वो होता है जब पावर पापा से उनके बेटे के पास जाती है, पर मातृ सत्तात्मक में अंद होता है कि बेटी से पावर दूसरी बेटी के पास जाती है। ठीक है। और अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि भारत का एक राज्य है जहां पर आज भी जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक है। हिंट दे रहा हूं, वो नॉर्थ ईस्ट, ये जो हमारी 7 बहनें हैं उनमें से एक राज्य है। तो अब ये आप गूगल करके पता कर लेना। ठीक है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। इस समाज के अंतर्गत मुख्यतः 4 वर्ग पुरोहित, सबसे पहले विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिकों की मौजूदगी थी। हड़प्पा कालीन में सजा सजा सज्जा का पर विषय रूप से ध्यान दिया जाता था। आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता था। वहीं हड़प्पा कालीन अवसानों की संरचना यहाँ के समाज के आर्थिक विषमता को दर्शाती है। ठीक है। हड़प्पा कालीन के समाज जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। ठीक है। वहीं हड़प्पा कालीन समाज के योग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। यानी कि वो युद्ध प्रिय कम, इसका मतलब है कि वो युद्ध करना पसंद नहीं किया करते थे। वहीं इंस्टेड ऑफ दिस वो शांति प्रिय लोग थे। ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज के लोग सूती एवं ऊन दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। ठीक है। कौन से वस्त्रों का प्रयोग किया जाया करते थे? आप बोलोगे भैया ऊन और सूती दोनों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोगों के मनोरंजन के साधन पासे का खेल, ठीक है, पशुओं की लड़ाई और नृत्य इत्यादि हुआ करते थे। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा से अधिकांश शवाधान कहाँ मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से कलेश शवाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के शवों को दफनाने की जो प्रथा है, मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। अब देखो, समझाता हूं। जो हड़प्पा में शवों को क्या था? दफनाने की प्रथा थी। और मोहनजोदाड़ो में शवों को क्या था? जलाने की प्रथा थी। ना, दोनों एक अलग अलग प्रथाएं चल रही थी। एक जगह तो दफना रहे थे और एक जगह जला रहे थे। तो अब चलते हैं हम धार्मिक दिशा कैसी रही है इनकी। ठीक है। अब धार्मिक दिशा जो थी उसको पढ़ते हैं। माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था। किसकी पूजा? मूर्ति पूजा का प्रारंभ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती यानी कि पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया कि धरती यानी जो हमारी पृथ्वी है उसको किसकी देवी बोला गया? वो उर्वरता की देवी बोला गया है। हड़प्पा कालीन में स्थल में कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में अग्नि एवं स्व स्वात्रिक की पूजा की जाती थी। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपका हुआ है। अब देखो, जो स्वास्तिक बोला, एक स्वास्तिक क्या? ये हमारा वो धार्मिक चिन्ह है। ठीक है। जो इस टाइप से बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये नाजी जर्मनी वाला चिन्ह बन जाता है, जो गलत है। ठीक है। हमारा स्वास्तिक कुछ अलग है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक एवं चक्र की पूजा के प्रतीक मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी मूर्ति मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। ठीक है। और चक्र भी मिला है और सूर्य पूजा के प्रतीक भी मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा कालीन मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर क्या मिला है? पशु बलि प्रमाण मिले हैं। किसके? पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा कालीन समाज पुनर्जन्म पर विश्वास किया करता था। इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार की 3 विधियां मिली है। यहाँ पे कितनी विधियां मिली हैं जी? 3 विधियां मिली हैं। ठीक है। अब आगे, हड़प्पा कालीन तथा स्थल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है और इसको पशुपति नाथ का रूप माना गया है। ठीक है। कहाँ मिला है जी? वही मोहन के घर से। मोहन के घर से ही अन्नागार मिला था। मोहन के घर से 3 मुख वाला एक पुरुष मिला है जिसको पशुपतिनाथ बोला गया है। ठीक है। इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल
6 पशु विराजमान है। कितने पशु विराजमान है जी? 5 प्रकार के, कुल 6 पशु विराजमान है। सबसे पहले आपका एक हाथी है, एक गैंडा है, एक बाघ, एक शेर है। देखो मैंने गलती कर दी, मैंने शुरू में आपको ये बोला कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो शेर से परिचित नहीं थी, बट मैं वहां पे गलत हूँ, ठीक है। वो दूसरा था, वो अलग है, वो अभी जैसे ही याद आएगा मैं उसे बता दूंगा। तो शेर से ये सभ्यता परिचित थी। एक भैंस मिली है, ठीक है, और 2 बारहसिंगा हिरण मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन चनूदड़ों से प्राप्त एक मोहर से इस सभ्यता में बलि प्रथा के प्रचलन होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। कहां से? वही चंद्रदुडो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं भूत प्रेत पर विश्वास किया करते थे, ठीक है। आगे, ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि की पूजा किया करते थे। सबसे अधिक पूजा मात्र देवी की किया जाया करते थे। और मात्र देवी को किस नाम से बोला गया था? उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। कौन है? पृथ्वी को बोला गया है। मूर्ति पूजा, नटराज के रूप में शिव की पूजा, पीपल की पूजा, जल की पवित्रता, अग्नि की पूजा, वृषभ यानी बैल एवं अन्य अनेक पशुओं का देवताओं से संबंध इत्यादि तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ स्रोत हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर होने के क्या साक्ष्य मिले हैं? तो आप बोलोगे भैया नहीं मिले हैं। लेकिन बनवाली, अब अपवाद आता है आपका, बनवाली में मिले एक भवन से मंदिर के होने का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। माना जाता है कि सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष एवं बत्तख सबसे पवित्र पक्षी रहा होगा, ठीक है, ये माना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ कारण हैं यहाँ पे। सबसे पहला कारण पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक रूप से पतन हुआ। यह सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में पहुंच गई। इस सभ्यता की उत्पत्ति समान एक ही पतन हेतु कोई कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि अपने अंतिम समय में यह सभ्यता क्या पतोन्मुख रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अनेक विद्वानों ने देखो क्या क्या बोला कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। सबसे पहले जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट ने, ठीक है, और राव ने बोला कि इस सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ से हुआ होगा, कि बहुत भारी भारी मात्रा में बाढ़ आई होगी और सारे लोग मर गए होंगे। दूसरे वहीं जॉन मार्शल ने एक और चीज बोला, उसने प्रशासनिक शिथिलता बोला, यानी कि प्रशासन के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी तो सिविल वॉर हो गई, सब एक दूसरे को मारने के लिए चले गए होंगे। फिर वहीं कैनेडी ने बोला है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई होगी। क्या प्राकृतिक आपदा में क्या आ सकता? भाई सूखा पड़ गया होगा, ठीक है, सूखा पड़ गया होगा, या फिर भूकंप से आया होगा, या विभिन्न प्रकार कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। वहीं गोर्डन चाइल्ड और मॉर्निपटर व्हीलर ने कहा है कि कोई आर्यों का, किसी और रो का इनके ऊपर आक्रमण हुआ होगा। और आक्रमण किसने किया होगा? आर्यों ने किया होगा इनके ऊपर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख देन हमें क्या क्या मिला सिंधु घाटी सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में थी। पूर्ण रूप से विकसित एक नगरीय जीवन का सूत्र इसी सभ्यता को कहा गया है। किसको कहा गया है? इसी सभ्यता को कहा गया है। किसका जीवन? नगरीय जीवन। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन अनेक वस्तुएं ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही है, जो कि निम्नलिखित है। सुनियोजित नगर नियोजन मिला है यहाँ पे, यानी कि वेल डिफाइंड सिटी प्लानिंग मिली है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। आगे क्या मिला भाई? एक दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल प्रणाली, सड़कों तथा नालियों की उचित पूजा व्यवस्था, आंतरिक तथा बाह्य व्यापार, फसली कृषि व्यवस्था, मात्र देवी की पूजा, प्राकृतिक की पूजा, अग्नि की पूजा, शिव की पूजा, योनि लिंग की पूजा, जल की पवित्रता, योगाभ्यास, ठीक है, आभूषणों का प्रयोग, मोहरा का प्रयोग, इक्काड़ी तथा बैलगाड़ी इत्यादि यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पे मिले हैं। आगे क्या है? अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी खत्म हो गई है। अब हमारी चलती है वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेदों से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आए हैं, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक पश्चात एक अस्तित्व में आई, ठीक है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जो नई सभ्यता आई उसका नाम वैदिक सभ्यता रखा गया, ठीक है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी की जो सभ्यता के नगरों को ही ध्वस्त करके वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी, और वैदिक सभ्यता को
आर्य समाज के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे भैया आर्य समाज के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ, अर्थात वेदों की रचना इसी सभ्यता में हुई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता वेद से निर्मित हुआ है, ठीक है। वैदिक जो शब्द है ये कहाँ से निर्मित हुआ है? ये वेद वेद से निर्मित हुआ है, ठीक है भाई। अब आगे, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों का मतलब का अर्थ क्या है? ज्ञान। मूल रूप से वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द गुण का घोतक है, जिसका अर्थ होता है ज्येष्ठ या उत्तम, श्रेष्ठ या उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1853 में, देखो 1853 में मैंने बोला था सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा था उसके बारे में पता लगा था, और 1920 में उसे पढ़ने की कोशिश की गई थी। वहीं मैक्स मूलर जो कि उस टाइम लाइन में थे, उन्होंने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। वैदिक सभ्यता के दो भागों में विभाजित है, पहला ऋग्वेदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब जो ऋग्वेदिक काल रहा है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की, नहीं 500 साल का जो टाइम पीरियड रहा है उसे ऋग्वेदिक काल माना गया है। इस प्राचीन वेद ऋग्वेदिक की जो रचना इसी काल में हुई थी। ऋग्वेद इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातें ईरानी भाषा से प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती हैं। 1400 ईसा पूर्व के आसपास बेगजगोई एशिया माइनर अभिलेख से ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र नात्स्य के विवरण मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसके एक अनुमान लगाया गया है कि वैदिक कार्य भारत में ईरान से होकर आए थे। कहां से आए थे? ईरान से को आए थे। ऋग्वेदिक काल के आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनकी घुमक्कड़ जीवन शैली होने के कारण इस काल में कृषि का पूर्ण रूप से क्या विकास नहीं हुआ था। बट वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का पूर्ण रूप से क्या हुआ था भाई? विकास हुआ था, ठीक है। अब इनके जो प्रमुख विद्वान हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख विद्वान और विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान, सबसे पहले मैक्स मुलर ने क्या बोला है? मैक्स मुलर ने बोला है कि जो मध्य एशिया, जो जैसे बैक्टीरिया एक रीजन है, वहां से आर्य आए। वहीं पेंका ने बोला है कि जर्मनी के मैदानी भाग में यहाँ से आर्य आए। वहीं गंगानाथ झा ने बोला महर्षि देश से आर्य आए हैं, ठीक है। और स्वामीनाथ दयानंद ने बोला है कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला है उत्तरी ध्रुव से आए थे। ग्लाइसल महोदय ने बोला है हंगरी एवं ड्यून्यूब नदी के घाटी के पास है। अब देखिए ये है ड्यून्यूब नदी। आपका ये काम है कि वर्तमान में ये नदी किस देश के अंदर है, ठीक है। लिख लो कॉपी के अंदर, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। वहीं अविनाश चंद्र दास ये बोला है सप्त सैंधव प्रदेश से। वहीं जो ये चाइल्ड मम के जो इतिहासकार हैं इन्होंने दक्षिणी रूस बोला है, ठीक है। आर्य यहां से आए थे। नोट, किंतु अधिकतर विद्वानों ने मैक्स मुलर के विचारों को सहमत थे कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी रहे हैं। अब भौगोलिक विस्तार देखते हैं। आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलती है। किसे मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख की मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का प्रदेश। यह नदियां सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपासा, वितस्ता, पारुषणी और अस्कनी थी। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो आती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि सिंधु को क्या बोला गया है? आधुनिक नाम इंदस। शतुद्री, देखो मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, इंदस का नाम सिंधु। सतलुज का जो पुराना नाम था वो है आपका शतुद्री। सा से सतलुज और शा से शतुद्री। फिर व्यास, व्यास से विपासा, ठीक है। व्यास से व्यास और व्यास से विपासा। फिर झ से झेलम और झेलम और वी से वितस्ता, ठीक है। रा से रवि और पारुषणी इसका पुराना नाम। चिनाब का अस्कणी था, ठीक है। और गोमल, गोमल ही रही, गोमती बन चुकी है। जो गोमल थी वो गोमती बन गई है। और गंडक जो है वो पहले सदानीरा थी, ठीक है। सदानीरा था। ये आप आठों की 8 नदियों का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अपनी कॉपी में लिख के रट लो। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद से ही प्राप्त एक जानकारी के अनुसार आर्यों का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक था। सतलज नदी से यमुना नदी तक क्षेत्र को जो ब्रह्मव्रत कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति से सरस्वती नदी एवं इसकी सहायक द्विशवती नदी के मध्य क्षेत्र को ब्रह्मवत
कहा गया है। इस क्षेत्र के अत्यंत पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी अन्य सहायक नदी अपाया थी। ठीक है, अपाया थी। अब आर्यों ने गंगा नदी, यमुना नदी के दोआब क्षेत्र, इसके समीपवर्ती क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया, जिसे महर्षि देश कहा गया। कालांतर में आर्यों में हिमालय प्रदेश में विंध्य पर्वत तक, पूर्वी समुद्री में पश्चिमी समुद्री तक समस्त भागों में भी अपना अधिकार कर लिया था, जिसे आर्यव्रत कहा गया। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है कि एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है। ठीक है, और इसके बीच में जो ये उपजाऊ भूमि होती है ना, इसको दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या मुंजवंत विवरण मिलता है। मुंजवंत सोमरस हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का विवरण मिलता है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। नोट, ऋग्वेद में 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में वर्णित प्रथम नदी जो है गंगा और अंतिम नदी गोमती रही है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। सर्वाधिक उल्लेख वर्णित जो सबसे ज्यादा उल्लेख है जिस नदी का, वो सिंधु नदी ही है। इस काल में दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वो है आपकी सरस्वती है। इस काल के सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को बोला गया है। सबसे अधिक प्राचीन वैदिक ऋग्वेद सरस्वती नदी को नदीतमा, मतेतमा और देवीतमय, अम्बितमय कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियों का प्रवाह गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में। ऋग्वेद में गंगा नदी तथा सरयू नदी का एक बार ही उल्लेख है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। अब देखो, जो वर्तमान स्थिति के अनुसार हमारी जो पवित्र नदी गंगा नदी है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में मात्र एक बार रहा है। सबसे ज्यादा जो उल्लेख रहा है वो सिंधु और सरस्वती का रहा है, और वहीं यमुना नदी का जो उल्लेख है वो खाली 3 बार रहा है। ठीक है, अब राजनीतिक स्थिति पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल की। ऋग्वेदिक काल का जो समाज है वो काली कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेदिक काल के लोग कबीलों एवं जनों में विभाजित थे। ऋग्वेद में राजा कबीले का प्रधान। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षण यानी कि गोप्ता या जनस्य कहा गया। ऋग्वेदिक काल में राजा हेतु गोपा शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद अनुवांशिकी हो गया, लेकिन राजा को केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। इस काल में सीमित समिति को राजा को चुनने और उसको पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यानी ऋग्वेदिक काल में राजा के पास फुल पावर नहीं थी, सीमित अधिकार प्राप्त थे, और एक समिति जो थी जो राजा को चुना करती थी। इस काल में राजा का युद्ध स्वामी होता था। इस काल में राजा युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल बोला गया है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व बोला गया है, इसके बीच में जो भूमि का जो स्वामी है वो राजा नहीं होता था, पर युद्ध का स्वामी राजा होता था। भूमि का स्वामित्व जनता के निहित होता था, यानी भूमि का जो स्वामित्व है वो जनता के पास होता था। ऋग्वेद में राजा को नगरों का विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, कहा गया है। ठीक है, वहीं आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार होता था। कुल या परिवार होता था। इस कुल अर्थात परिवार का जो प्रधान कुलीप यानी गृहपति कहलाता था। कई कुलीपों के समूह को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। कई गांवों समूह मिलकर एक विश का निर्माण होता था, जिसका प्रधान विशपति कहलाता था। कई विषयों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था, जिसका प्रधान जनपति कहलाता था। ठीक है, अब ऋग्वेदिक काल का एक नोट आया है। ऋग्वेदिक काल में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, एक गांव को नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जन का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। पृथ्वी तथा राजा शब्द का उल्लेख एक बार ही हुआ है। जब जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ। जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है ऋग्वेदिक काल में, देख लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में पारुषणी किसका नाम था? रावी नदी का नाम था। नदी के तट पर लड़े गए 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध भरत वंश के राजा किसने लड़ा? सुदास एवं अन्य 10 राजाओं, 5 आर्य और 5 अनार्य के मध्य हुआ। 10 राज्य युद्ध में भरत वंश
के राजा सुदास की विजय हुई और 10 राजा युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास को पुरोहित यानी वरिष्ठ कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद काल में आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में विभाजित थी? 5 भागों में विभाजित थी। इस काल में कई जनतांत्रिक संगठनों अथवा सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा, समिति, विथत आपका प्रमुख है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दोनों प्रश्नों पर चर्चा होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह संगठित संस्थाएं राजा की शक्तियों का नियंत्रण रखने के साथ साथ उनको परामर्श भी देती थी। ठीक है, यानी कि जो ये संस्थाएं थी, इनके पास राजा की शक्तियां तो होती थी, साथ में राजा को ये एज अ परामर्श यानी गाइडेंस भी दिया करती थी। सभा वृद्ध तथा अभिजात लोगों का एक संस्था थी। सभा को मंत्री परिषद भी कहा जाता है। समिति सामान्यतः जनता की एक प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहलाती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। आर्य को सबसे प्राचीन संस्था विधेय थी। माना जाता है कि जो विधत रही है, आपकी विधत जो सबसे प्राचीन संस्था रही है आर्यों की, कबीलाई तत्वों का प्रमुखता थी। ऋग्वेद में विधत का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में महिलाओं भी राजनीतिक में भाग लेती या करती थी। अब महत्वपूर्ण आती है, ऋग्वेदिक काल में बलि का प्रकार कर था, जो स्वेच्छा से राजा द्वारा अपने राजा को दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण है कि बलि का मतलब क्या था। बलि का मतलब ये नहीं कि आप किसी को लटका दोगे, टपका दोगे। बलि का मतलब यहाँ पे टैक्स बोला गया है। किसमें? ऋग्वेदिक काल के अंदर। राजा इस कर के बदले प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करा करता था। ठीक है, वहीं राजा के पास स्थायी रूप से सेना नहीं थी, लेकिन किंतु युद्ध के समय नागरिकों के रूप में सेना का गठन कर लेता था राजा। ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आर्थिक स्थिति देखते हैं ऋग्वेदिक काल की। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वेदिक काल में आर्यों के प्रमुख व्यवसाय क्रमशः क्या था भाई? पशुपालन था और कृषि थे। ऋग्वेद में चौथे मंडल में कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। इस काल में कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि को क्या, ये इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं? उर्वरा कहते थे। और एसएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऋग्वेदिक काल के अनुसार उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैं सही बताऊं तो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम पूछा गया है आपके रेलवे के एसआई के एग्जाम के अंदर। जो अभी रेलवे के एसआई का एग्जाम चल रहा है, वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेदिक काल के अनुसार उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है उर्वरा। ठीक है भाई। ऊर्ध्वर शब्द का आर्थिक अनाज मापने का यंत्र है। अन्न मापक बर्तन। और धन्य शब्द का अर्थ है अनाज। ऋग्वेदिक काल में एक ही अनाज जो यानी कि यव का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में कौन से अनाज का उल्लेख है? एक ही अनाज, जिसका नाम है जो यव है। ऋग्वेदिक काल में कपास, नमक का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऋग्वेदिक काल में चावल का उल्लेख नहीं है, कपास का उल्लेख नहीं है और नमक का भी उल्लेख नहीं है। बट ऋग्वेदिक काल में जौ का उल्लेख है। ऋग्वेदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। मुख्यतः गाय एवं पशु आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार संपत्ति इस काल में गाय और घोड़े विनियमन के एक माध्यम के रूप में थे। आर्यों के अधिकांश लड़ाइयां मुख्य रूप से गायों के लिए ही होती थी। इस काल में गायों को अष्टकर्णी, ना मारे जाने योग्य पशु यानी अघन्य कहा गया है। तो देखो, ऋग्वेदिक काल में अघन्य किसको कहा गया है कि उस पशु की हत्या नहीं करोगे, वो गाय है। गाय को मारने या घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड, उन्हें देश निकाले की व्यवस्था थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आर्यों का जो अति उपयोगी पशु रहा है वो घोड़ा रहा है। ठीक है, इस काल में बैल, बकरी, ऊंट, अन्य उपयोगी पशु भी थे। इस काल में पानी यानी मवेशियों के चोर होते थे। ठीक है, पानी यानी कि हमें मवेशी बोला गया है। ये पानी यानी कि मवेशी व्यापार भी करते थे। मुख्य रूप से व्यापार पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। सामान्यतः व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क या तो वो स्वर्ण आभूषण लेते थे या सोने का कोई टुकड़ा ले लेते थे, कभी वितरण मिलता है। अब देखते हैं नोट के अंदर क्या लिखा है। अष्टकर्णी नाम से यह विदिता है होता है कि ऋग्वेदिक काल में संभवतः अंकों के बारे में जानकारी थी। वेकनाथ या बेकनाथ सूदखोर ऐसे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज वसूल करते थे और इस काल में अधिक उधार के लिए ऋण हेतु कुसीद एवं उधार देने के लिए कार्य कुसीद वृत्ति कहा जाता था। ठीक है, अब ऋग्वेदिक काल में
लोहे से प्रचलित नहीं थे। तो ये जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे ना, ये लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। बट मैं अगर देखो ऋग्वेदिक काल के लोग लोहे से प्रचलित नहीं है, तो क्या हड़प्पा काल के लोग लोहे से प्रचलित होंगे? जी नहीं, वो भी उससे परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा काल के लोग परिचित थे टीन से। ऋग्वेदिक काल में आया शब्द का प्रयोग संभवतः तांबे और कांसे के लिए किया जाता है। ऋग्वेदिक काल में कढ़ाई, बुनकर, रथकार, कुम्हार, चर्मकार इत्यादि शिल्पियों के विवरण मिलते हैं। ठीक है, अब आगे सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल की। जो सामाजिक स्थिति रही है वो कुछ इस प्रकार रही है कि ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कौन सा? पितृसत्तात्मक समाज था। किसका? ऋग्वेदिक काल का। अर्थात पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इस काल में नारी को एक यथोचित सम्मान प्राप्त था। इस काल में समाज की आधारभूत इकाई कुल परिवार थी। इस कुल अर्थात परिवार का जो प्रधान वो पिता होता था। यानी देखो, परिवार का प्रधान तो पिता ही होता है। उसके साथ ही जिसे कुलीप या गृहपति कहा जाता था। इस काल में संयुक्त परिवार की जो प्रथा भी प्रचलित थी। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ऋग्वेदिक काल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसके अनुसार ब्राह्मण वर्ण उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। क्षत्रिय की विराट पुरुष के कहां से हुई है? क्षत्रिय की जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के कहां से? एक सेकंड को, हाँ, जांघों भुजाओं से हुई है। ठीक है, और वैश्य वर्ण की जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष की जांघों से हुई है। ठीक है, वही शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के पैरों से हुई है। और ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। ये महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि भाई देखो, ऋग्वेद के अंदर जो आपकी वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम था वो आपके कर्म के आधार पे आपको डिसाइड होता था कि आप किस कास्ट के अंदर बिलोंग करोगे, ना कि वर्तमान स्थिति के अनुसार जन्म के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति जो क्षुद्र है और अगर वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान बांटता है लोगों के बीच में, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। कौन से हिसाब से? ऋग्वेदिक काल के अनुसार, ना कि वो क्षुद्र कहलाएगा। समझ में आया? अब नोट, ब्राह्मण तथा क्षुद्र शब्दों का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में एक ही बार हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्षुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैश्य शब्द का प्रयोग के पुरुष सूक्त में भी हुआ है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां पत्नियां अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। इस काल में स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी। और ऋग्वेदिक काल में पत्नी को क्या कहते थे? जी, गृहिणी, पत्नी ही गृह है। ठीक है, कहा जाता था। वहीं इस काल में स्त्रियों को संपत्ति, राजनीतिक में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, नहीं था जी। इस काल में स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, इंद्राणी, सिकता, नेवतारी, लोपामुद्रा तथा शिववारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। अन्य प्रथाओं जैसे बाल विवाह, तलाक, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बट दास प्रथा थी। इस काल में विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा भी प्रचलित नहीं थी। ठीक है, यानी ऋग्वेदिक काल में खाली एक प्रथा चल रही थी जो दास प्रथा थी। बाकी जितने प्रकार के जो कुप्रथाएं थी, जैसे दहेज हुआ, नर बलि हुई, ये सब ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। लेकिन कन्या की विदाई के समय उसको दिए जाने वाले उपहार को क्या कहते थे? वहतु कहते थे। इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी और इस काल में पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। अब ऋग्वेदिक काल में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ये दो ही विवाह थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल की। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में ऋग्वेदिक काल के देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब देखो कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिस श्रेणी में ऋग्वेदिक काल के देवताओं को विभाजित किया है। सबसे पहले आती है आपकी आकाश के देवता, जिसके अंदर सूर्य, उषा, वरुण, मित्र, पूषण, अश्वनी और घोष्य इत्यादि थे। वहीं अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पूजनीय, मारुत इत्यादि थे। और पृथ्वी के जो देवता माने गए हैं वो पृथ्वी, अग्नि, सोम, सरस्वती, बृहस्पति इत्यादि ये पृथ्वी देवता माने गए हैं। नोट के अंदर पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में समस्त देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वेदिक काल के लोग इनकी पूजा प्राकृतिक के प्रकोप को कम करने के लिए करते थे। ऋग्वेदिक काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में अनेक देवताओं का अस्तित्व मिलता है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिला है।
नदी की देवी सरस्वती जो कालांतर में विद्या देवी मानी जाती है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, पुरंदर कहा गया है। किसको? इंद्र को। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 250 सूक्त को समर्पित इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का आह्वान भौतिक मुख तथा विजय हेतु होता है। आर्यों ने दूसरे महत्वपूर्ण देवता किसको बोला गया भाई? वो है आपके अग्नि। सबसे ज्यादा ज्यादा प्रयोग किसका हुआ? पुरंदर। पुरंदर कौन है? इंद्र। कितनी बार? 200 नहीं सॉरी 250 बार। दूसरी बार अग्नि। अग्नि का प्रयोग कितना हुआ? 200 बार इसको सूक्त समर्पित है। अग्नि के माध्यम से देवताओं के आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का एक कार्य करता था। ठीक है। वहीं आर्यों के तीसरे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो आपके हैं कौन से? वरुण रहे हैं। कितनी बार प्रयोग हुआ है? 30 बार इनका नाम प्रयोग हुआ है। ठीक है। वरुण नदी जल समुद्र देवता अर्थात वरुण जल नदी की प्रतिनिधित्व करता। वरुण को ऋत्यस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण प्राकृतिक घटनाओं का नैतिक व्यवस्था का संरक्षण माना गया है इसको। ठीक है। वहीं पूषण या पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे जो कालांतर में शूद्रों के देवता बने। सोम पेय पदार्थ के देवता थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सूर्य का दूसरा प्रकाश के देवता सावित्री है। गायत्री मंत्र सवित्र देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये लिख लेना भाई, जो मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखा है ना वो आप अपनी कॉपी में शांति से लिख लेना। वहीं गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र को माना गया है। किसको माना गया है जी? विश्वामित्र को माना गया है। किसके रचनाकार? गायत्री मंत्र के रचनाकार। ठीक है, आज तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो, मैंने आपको ऋग्वेदिक के 2 काल बता दिए। एक तो थे आपके 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये काल था जिसे ऋग्वेदिक काल गया। अब आते हैं ये पूर्व वैदिक काल। अब है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में, और इसके अंदर बहुत सारी कुरीतियां आई हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगा। जहां हमारे एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल के अंदर जो कास्ट सिस्टम था वो वहाँ पे काम के आधार पर डिपेंड था, बट यहाँ पर वो आपके जन्म के आधार पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अध्ययन हेतु सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इन सभी के रचनाओं के काल इसी काल में हुई है। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु चित्रण धूसर मृदभांड का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उत्तर वैदिक काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इत्यादि के प्रधान रूपरेखा को सुस्पष्ट की गई है। अब भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं। उत्तरी वैदिक काल में आर्य सभ्यता के लोग प्रमुख केंद्र क्या था? मध्य देश था, जो सरस्वती नदी से गंगा यमुना नदियों के दुआब क्षेत्र का विस्तृत था। अभी देखो, दुआब का मतलब क्या होता है? देखो, जो दो नदियां बह रही होती हैं उनके बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ना, उसे दुआब कहा जाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है जी? गंडक है। ठीक है। मैंने आपको लिखवा दिया कि जो पुरानी 8 नदियां बता दी है मैंने पहले, इससे जो अभी आई थिंक 20-20 मिनट पे चल रही थी वो क्लास, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो बोला था उसको याद कर लेना भाई। ठीक है। जिसके अंदर ये सदानीरा, गंडक नदी है, विपासा कौन सी नदी है, सब बता रखा है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य लोग कोसल, विदेश तथा अंग राज्यों से परिचित हो गए थे। अब यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन नदियां जैसे रेवा किसको कहा गया? नर्मदा को कहा गया है। तथा सदानीरा अभी हुई है, गंडक है, ये शब्द गंडक नदी है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुकद नामक एक पवित्र श्रृंखला का विवरण, पर्वत श्रृंखला का विवरण करता है। क्या? त्रिकुद का। आप चलते हैं राजनीतिक स्थिति पढ़ते हैं इस काल की। तो इस काल की जो राजनीतिक स्थिति है कुछ इस प्रकार है। उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आए स्थायित्व के कारण ऋग्वेदिक काल में छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले लेते हैं। राजा अब एक बड़े प्रदेश का शासन करने लगा था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में प्रदेश के सूचक के रूप में राष्ट्र शब्द का ब्रह्म बहु प्रचलित हुआ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार राजतंत्र था। उत्तर वैदिक काल में राज्यों के आकार में वृद्धि होने से राजा का महत्व अधिक हो गया था एवं राजा के अधिकार भी बढ़ गए थे। जहां आपके
1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो काल था उसके अंदर राजा के पास लिमिटेड पावर्स थी, बट जैसे जैसे आप उत्तर वैदिक काल के अंदर घुसते हो राजा का क्षेत्र बढ़ता है और उसके पास शक्तियां भी बढ़ती हैं। प्रारंभ में पांचाल के एक कबीले का नाम क्या था? प्रारंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पांचाल एक सर्वाधिक विकसित राज्य बन गया। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति आदि प्रतिनिधित्व संस्थाओं का वर्चस्व कम हो गया। इस काल में सभा तथा समिति अपने अपने स्थान पर बनी रही, लेकिन इन संस्थाओं के स्वरूप परिवर्तित हो गए। उत्तर वैदिक काल में विद्या संस्था का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं अब नोट पढ़ते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वहीं अथर्ववेद में सभा और नरिष्ठा की भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुउल्लंघनीय। अनुउल्लंघनीय का मतलब है जिसको आप उल्लंघन यानी तोड़ ना सको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसका क्या है? ये ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा के अभिषेक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस काल में राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न हुआ और यजुर्वेद के राज्य के उत्पदाधिकारियों को रत्नी यानी रत्न कहा गया। ठीक है, वहीं यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा सहित 12 रत्नियों के नामों का विवरण मिलता है। रत्नी या रत्नन राजा के राज्याभिषेक के समय उपस्थित होते थे। राजा इस राज्याभिषेक के समय इन रत्नियों के घर पे भी जाता था। नोट पढ़ते हैं। रत्नी राजसूय यज्ञ से संबंधित है तथा शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है और राजसूय यज्ञ के समय क्या सोमरस पिया जाता है। सोमरस का एक तरह का पेय पदार्थ था ये। ठीक है, वहीं अब उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था तथा एक प्रसिद्ध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था। इसमें राजा अपने साम्राज्य से सीमा में वृद्धि हेतु स्वतंत्र रूप से घोड़ा छोड़ता था। देखो मतलब क्या करता था अश्वमेध यज्ञ के अंदर, राजा ने एक घोड़ा छोड़ा। ठीक है, और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाएगा वो सारी जमीन राजा की होती जाती थी, और जो लोग इसका विरोध करते थे उनको राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये था आपका अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है, यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना विरोध के गुजरता था, ऐसा प्रदेश राजा के अधीन माने जाते थे, और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता था। उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ में राजा के द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु रथों के दौड़ आयोजित किया जाता था। इसके अंतर्गत राजा को सहभागियों के द्वारा विजयी बनाया जाता था। नोट, ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों के शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है। गोपद ब्राह्मण में शासकों के हेतु निर्धारित यज्ञ का विवरण भी मिलता है। वहीं वैराज्य ऐसे राज्य होते थे जहां पर राजा नहीं होता था, यहाँ जनता अपना शासन करती थी। कौन सा? वैराज्य जगह। अब उत्तर वैदिक काल में एक निम्नलिखित एक नियत एक कर प्रणाली विकसित हुई। इस काल में ऋग्वेदिक कालीन कर यानी बलि नियमित हो गया। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग प्राप्त होता था। कितना? 1/16। उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से वर्णित शासन व्यवस्था। सबसे पहले प्रमुख क्षेत्र पूर्व शासन साम्राज्य, मुख्य अवधि सम्राट। वहीं पश्चिम में जो शासन होता था वो स्वराज्य कहलाते थे, और इनको जो अवधि मिलती थी यानी उपाधि मिलती थी वो स्वराट होती थी। उत्तर में वैराज्य यानी कि विराट, दक्षिण में भोज्य और इनको उपाधि मिली भोज की, मध्य में राज्य और इसको उपाधि मिली राजा की। ठीक है भाई, अब आर्थिक स्थिति देखते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का व्यवसाय कृषि था। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाएं जैसे जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई का विवरण आपको मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में लोहे से निर्मित उपकरणों के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लोह निर्मित उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ। इसके साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इस काल का सबसे बड़ा लोह पुंज क्या अंतरजी खेड़ा कहाँ मिलता है? ये जिला एपट यानी जनपद एटा। एटा कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर इसके साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में लोह हेतु आयश यानी कृष्ण आयश शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक काल के लोहा
लोहा, टीन, शब, तांबा, चांदी, सोना, सीसा इत्यादि धातुओं से प्रचलित थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णाली, रत्ती, गुंजा इत्यादि मापतोल इकाइयां मिली। निष्क ऋग्वेदिक काल में एक स्वर्ण आभूषण था, उसको एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में माना जाने लगा। और शतमान चांदी की कुछ मुद्राएं हुआ करती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों के मुख्य फसल क्या थी? चावल बनी। बट क्या ऋग्वेदिक काल में चावल की जानकारी थी? जी नहीं, जौ की थी पर चावल की नहीं थी। वहीं गेहूं, यजुर्वेद के में चावल धान का उल्लेख ब्रही नामक नाम से मिलता है। इस काल में कहीं कहीं पर चावल यानी धान को तंदुल भी कहा गया है और गेहूं के लिए गोदुम शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता, जैसे कि ऋग्वेदिक काल में भी हमें नहीं मिल रहा था। वहीं उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन प्रचलित थे। पहले बर्तन काले कृष्ण और लाल मिश्रित बर्तन, जिसमें मृद भांड कहा गया। मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, मृद भांड। फिर काले बर्तन, ठीक है, फिर लाल बर्तन मृद भांड, फिर चित्रण धूसर मृद भांड। उत्तर वैदिक काल में विशेषता चित्रित धूसर बर्तन थी, जबकि लाल बर्तन सबसे प्राचीन में थे। ठीक है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित नीले, लोहित, काले एवं लाल भांड थे। उत्तर वैदिक काल के प्राचीनतम लोहयुगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रण धूसर मृद भांड से संबंधित थी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में श्रेष्ठान का उल्लेख मिलता है और व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेणी कहा गया। ठीक है। वही उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों से ही सर्वप्रथम भूमि का उल्लेख मिलता है। इस काल में भूमि का व्यक्तिगत अधिकार का जो भावना मजबूत हुई, ठीक है, मालिकाना हक बनने लगा। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया। वैदिक वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्रा का भी विवरण मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है। सबसे पहले व्यक्तिगत एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इन 3 ऋणों से छुटकारा पा ले। ठीक है। कौन? ऋषि, प्रेत और देव। सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं अब उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। इस काल में व्यवसाय में आनुवांशिक होने लगे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में बट गया। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये समाज था, ये आपका जन्म के आधार पर बनने लगे। ये उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था और इस काल में सामाजिक व्यवस्था मुख्य आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था थी। क्या थी? वर्णाश्रम। अब आगे सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों को कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक उपनयन संस्कार के अधिकार होते थे। इन तीनों को ही ध्वज कहा गया। वहीं चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकार उसे नहीं मिला। उपनयन संस्कार यज्ञोपवीति धारण किया गया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों तथा कर्म कांडों का प्रचलन अधिक हो गया था, वहीं जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि आई। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य वर्ण ही कर चुका था। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य के द्वारा लिए गए कर पर निर्भर रह गए। नोट: शतपथ ब्राह्मण घर में वैश्य को दूसरों को बलि देने वाला कहा गया है। ठीक है। चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य अन्य 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना था। ठीक है। वहीं उत्तर वैदिक काल में छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का विवरण मिलता है। कौन से? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है ये। वहीं जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। किसमें? जबालोपनिषद के अंदर। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई। इस काल में स्त्रियां हेतु उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। वहीं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को क्या कहा गया? कृपण कहा गया और एवं पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया। तो यहाँ पर आपका ये उत्तर वैदिक काल होता है समाप्त। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई हो। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आगे जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको मगध के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जनपद, मगध, ये सब के बारे में बताऊंगा।